79 साल, 4 बड़े फैसले और बदल गया भारत का इकोनॉमिक गेम। जिन अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज्य किया, लूटा, हमारा खजाना खाली किया, आज उसी भारत ने ब्रिटेन को कहीं पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का तगमा हासिल कर रखा है। ये कोई जादू नहीं है, ये है 79 साल की मेहनत, गिरने उठने और कुछ ऐसे फैसलों का नतीजा जिन्होंने पूरे देश की तस्वीर ही बदल दी। आज हम आपको ले चलते हैं उस सफर पर जहां एक गरीब टूटा फूटा बंटवारे का दर्द झेलता भारत बन गया डिजिटल सुपर पावर। आजादी के इस 80वें साल में जब हम अपने आसपास देखते हैं तो लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। आपके हाथ में एक छोटा सा स्मार्टफोन है, उसमें यूपीआई है, चाहे वो सड़क का ठेले वाला भाई हो या बड़े मॉल का बिलिंग काउंटर। बस स्कैन करो और कुछ ही सेकंड में पैसा उड़ जाता है। जीएसटी आने के बाद पूरे देश में कारोबार करने का तरीका ही बदल गया। पहले जो एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रक भेजने में टैक्स के चक्कर में दिन निकल जाते थे, अब वो झंझट खत्म हो गया। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है कि रातों रात भारत अमीर हो गया। यह है 1947 से 2026 तक का एक लंबा, कांटों से भरा मगर शानदार सफर, जिसमें बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हुआ, लाइसेंस राज की जंजीरें बनी और टूटी, 1991 का आर्थिक उदारीकरण आया, नोटबंदी का झटका लगा, जीएसटी ने टैक्स सिस्टम बदला और फिर आया स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया का वो दौर। इन सारे फैसलों ने धीरे धीरे ईंट दर ईंट भारत की इकोनॉमी की इमारत खड़ी की। तो सवाल ये है, आखिर कौन से वो फैसले थे जो भारत को आज के इस डिजिटल और ग्लोबल बाजार तक लेकर आए? आइए ऐसे ही 4 बड़े फैसलों को जानते हैं। 1947 से 1969 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो उस समय राजनीति आजादी के साथ आर्थिक चुनौतियां पहाड़ जैसी थी। गरीबी, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव में बैंक्स का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। फिर आया साल 1969। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने एक बड़ा दांव खेला और 14 प्रमुख प्राइवेट बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मकसद साफ था, बैंकिंग सिर्फ बड़े शहरों और सेठ साहूकारों तक सीमित नहीं रहेगी। बैंक्स गांव तक पहुंचेंगे, किसानों को कर्ज मिलेगा और छोटे कारोबारियों को सहारा मिलेगा। यानी बैंक अब सिर्फ तिजोरी नहीं, देश के विकास का टूल बन गए थे। लेकिन असली भूचाल तो इसके 2 दशक बाद आने वाला था। 1991 आर्थिक उदारीकरण। अब आते हैं 1991 पर। भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव था और देश के सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का संकट खड़ा था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बड़े आर्थिक सुधार शुरू हुए। इन्हें आमतौर पर एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। सरकार ने कई क्षेत्रों में लाइसेंस और नियंत्रण कम किए, विदेशी निवेश के लिए रास्ते खोले गए, आयात निर्यात की नीतियों में बदलाव हुआ और भारतीय इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़ने की कोशिश तेज हुई। यानी भारत धीरे धीरे ज्यादा खुले और प्रतिस्पर्धी इकोनॉमी मॉडल की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर और सर्विसेज की भूमिका लगातार बढ़ती गई। यही से देश सरकार के नियंत्रण वाले मॉडल से निकलकर खुली प्रतियोगिता के रास्ते पर दौड़ पड़ा। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। अब कहानी पहुंचती है जुलाई 2015 में, जब लॉन्च हुआ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इंटरनेट सस्ता हुआ, डिजिटल पहचान मजबूत हुई और आम आदमी की जेब में बैंक आ गया। फिर आया 8 नवंबर 2016 का दिन, नोटबंदी। 500 और 1000 के नोट रातों रात बाहर हो गए। इस पर बहस आज भी जारी है, लेकिन एक बात पक्की है, इस झटके ने देश को कैश से सीधे डिजिटल पेमेंट की तरफ भगा दिया। और ठीक इसी के बाद 1 जुलाई 2017 को आया जीएसटी यानी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। अलग अलग राज्यों के टैक्स के झंझट खत्म हुए और कारोबार करना काफी हद तक आसान हो गया। अब बात करते हैं यूपीआई की। दुनिया अब मुट्ठी में। अब जरा आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी देखेंगे तो चाय पी, दुकान पर लगा क्यूआर कोड स्कैन किया और 20 रुपए ट्रांसफर हो गए। ना कैश की झंझट, ना चिल्लर की टेंशन, ये कमाल किया यूपीआई ने। हालत ये है कि वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई पर 24,000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। पिछले 1 दशक में इनमें लगभग 12,000 गुना उछाल आया है। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स जो कभी 2014-15 में 25 करोड़ थे, वो 2024-25 में बढ़कर 103 करोड़ हो गए हैं।
साफ है, अब भारत की इकोनॉमी सिर्फ फैक्ट्रीज और बैंक्स की नहीं, बल्कि डेटा और स्मार्टफोन की इकोनॉमी बन चुकी है। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या सिर्फ बड़ी इकोनॉमी बनना काफी है? इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे IMF भी कहती है कि अब असली चुनौती नौकरियां पैदा करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और इनोवेशन को धार देना है, ताकि इस तरक्की का फायदा देश के आखिरी आदमी तक पहुंच सके। सवाल अब ये नहीं है कि भारत कितना बड़ा बनेगा, सवाल ये है कि भारत कितना मजबूत, इनोवेटिव और समावेशी बन पाएगा। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।